नमस्कार बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में अध्याय 15 जिसका नाम है पद परिचय पढ़ाने जा रहे हैं। पद परिचय का अर्थ क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आपको ये समझना आवश्यक है। पद परिचय, देखो, पद परिचय विकारी हो या अविकारी हो सभी शब्दों का होता है। विकारी जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, और अविकारी जिनमें किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं होता। वो हम आपको पीछे समझा चुके हैं अविकारी लेसन 14 में। तो दोनों का ही परिचय होता है, विकारी शब्दों का भी और अविकारी का भी। जिस प्रकार हम अपना परिचय देते हैं बच्चों, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे माता पिता का नाम क्या है, हम कितने भाई बहन हैं, वगैरह वगैरह, हम सभी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं। जब हमारे बारे में कोई पूछता है अपना परिचय देते हैं पूरा। उसी प्रकार से शब्दों का भी परिचय होता है, वो विकारी हो या अविकारी हो। तो आज हम आपको इसी के विषय में पढ़ाएंगे। तो ध्यान से पढ़िए। देखिए, पद परिचय नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत पद अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का परिचय दिया जाता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का परिचय देने के लिए उसका नाम, पद, अन्य व्यक्तियों से उसका संबंध, उसका कार्य बताया जाता है, उसी प्रकार पद परिचय के अंतर्गत पदों का व्याकरणिक दृष्टि से यानी व्याकरण की दृष्टि से परिचय दिया जाता है। अर्थात प्रयोग के अनुसार वाक्य में उनका क्या स्थान है, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ यानी पदों के साथ, शब्द को और क्या कहते हैं, पद कहते हैं, के साथ उनका क्या संबंध है, यह सब बताया जाता है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण परिचय देना पद परिचय कहलाता है। यानी वाक्य में जो हमारे एक वाक्य होता है, कई शब्दों से मिलकर हमारा वाक्य बनता है। जैसे वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, वैसे ही शब्दों से मिलकर हमारा क्या बनता है, वाक्य। और वाक्य में जितने भी पद, जितने भी शब्द होते हैं, व्याकरण की दृष्टि से उनका पूर्ण परिचय देना। पूर्ण परिचय हम कैसे देंगे, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, इसे पहले इसको कहते क्या क्या है। एक तो पद परिचय कहते हैं उसे, पद बोध, पद व्याख्या, पदान्वय या शब्द निरुक्ति भी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक सेंटेंस आपको उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आपकी बुक में, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। पूरा सेंटेंस है, इसमें मैं हूँ पुस्तक है और पढ़ता हूँ यानी क्रिया है। कर्ता कर्म क्रिया तीनों चीज़ें हैं इसमें बच्चों। तो इस वाक्य में आए शब्दों का पद परिचय किस प्रकार होगा? देखिए, मैं, सबसे पहले हम परिचय किसका देंगे, मैं का देंगे कि मैं कौन है, मतलब किस लिंग का है, कौन सा कारक है, और कौन सा यहाँ पे जो सर्वनाम है वो कौन सा है। सर्वनाम मैंने आपको पीछे पढ़ाया ही है, उसके भेदों के बारे में भी आपको बताया गया है। तो मैं कौन है, उत्तम पुरुष है, मतलब उत्तम है। मैं तो उत्तम में आती है, मैंने आपको बताया था, मैं उत्तम में आता है, तू मध्यम में आता है, और जो वह वे वगैरह होते हैं वो अन्य पुरुषवाचक होते हैं। तो सबसे पहले मैं का परिचय क्या हुआ, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वचन कौन सा है, एक है, क्योंकि सिंगल है, यानी मैं मेरे लिए प्रयोग हुआ है केवल। वचन हुआ कितना, एक, और लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। क्यों, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अगर होता पढ़ती है तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ से ही आपको पता लग रहा है कि ये पुल्लिंग है, यानी यहाँ पे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। कर्ता कारक है, कर्ता क्योंकि यहाँ पे कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है। कारक कौन सा है, कर्ता। पढ़ता हूँ क्रिया, जो पढ़ता हूँ क्रिया है, वो क्रिया का क्या है, कर्ता। पढ़ता हूँ यानी मैं, पढ़ता हूँ मैं, तो क्रिया का कर्ता कौन हुआ, मैं, यानी पढ़ता हूँ जो है वो क्रिया का कर्ता है। पढ़ता हूँ तो क्रिया है, लेकिन ये क्रिया का कर्ता भी है, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ। कौन पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अब दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, पुस्तक। जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक कौन सी है, जाति, जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो जातिवाचक संज्ञा है। वचन कितना है, एक है। कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि पुस्तक बोलने से ही पता लग रहा है आपको। अब यहाँ पे कारक कौन सा हुआ, कर्म। कर्म कैसे हुआ, क्योंकि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यानी मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, यानी पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी
जाती है। तो ये हमारा कर्म है। कौन सा कर्म हो रहा है यहाँ पे? पुस्तक को पढ़ना। तो पुस्तक को यानी कर्ता ने कर्म को, तो पुस्तक यहाँ पे कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक हुआ। पढ़ता हूँ क्रिया का कर्म। क्यों? क्योंकि क्या पढ़ी जा रही है? पुस्तक। तो यहाँ पे क्रिया किसकी हुई? कर्म की। तो यानी कर्म किसका हुआ? क्रिया का। कर्म किसका हुआ यहाँ पे? क्रिया का, क्योंकि पुस्तक पढ़ी जा रही है। क्या पढ़ी जा रही है? पुस्तक। तो क्रिया का कर्म। अब है पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ यानी पढ़ रहा हूँ, पढ़ता हूँ। कौन सी क्रिया है इसमें? सकर्मक। सकर्मक कैसे है? हमारे सेंटेंस में मैंने आपको बताया, जब हमने क्रिया वाला लेसन पढ़ा था सकर्मक और अकर्मक के बारे में। सकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म होता है या होने की पूर्ण संभावना होती है। तो यहाँ पर तो कर्म है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे पुस्तक पढ़ता हूँ। अगर मैं पढ़ता हूँ होता तो यहाँ पे कर्म नहीं होता, लेकिन होने की संभावना है थी, क्योंकि पुस्तक या कहानी या उपन्यास कुछ भी होता है, लेकिन कर्म हो सकता था। लेकिन यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो कर्म कौन सी क्रिया? वो ही क्रिया सकर्मक। और मैं पढ़ता हूँ, चूंकि मैं एक वचन हूँ तो क्रिया भी कौन सी हुई? एक वचन। और लिंग कौन सा हुआ? वही आपको पुल्लिंग। और वाच्य कौन सा है इसमें? कृतवाच्य, क्योंकि कर्ता कर रहा है काम को, तो कृतवाच्य। और पढ़ता हूँ सामान्य वर्तमान काल। सामान्य, क्योंकि पढ़ता हूँ यानी इसी समय में पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ता हूँ। मैं कर्ता की क्रिया। सामान्य वर्तमान काल मैं कर्ता की क्रिया। ठीक है, कौन पढ़ता है? मैं। अब इस प्रकार स्पष्ट है कि पद परिचय के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे नंबर 1 पे क्या है बात? कि प्रत्येक पद को अलग अलग किया जाता है। और दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों? प्रत्येक पद का प्रकार और भेद उपभेद बताया जाता है। दोनों बताए जाते हैं। किसी प्रकार का कोई भी उपभेद हो, भेद तो है ही, उपभेद भी हो तो वो भी बताया जाता है। वाक्य में उसका दूसरे शब्दों से संबंध बताया जाता है, और वाक्य में उसका कार्य भी बताया जाता है कि वो कार्य क्या कर रहा है। अतः पद परिचय के द्वारा वाक्य में प्रयुक्त शब्द की व्याकरण की दृष्टि से स्थिति एवं उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है। साथ ही पद परिचय देने वाले के व्याकरण संबंधी ज्ञान की जांच हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 स्वर्नाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इनमें से प्रत्येक का पद परिचय निम्न प्रकार से किया जाता है। अब आपको सबसे पहले ये बताया जाएगा कि इनका जो पद परिचय है वो किस किस तरह से किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पे आपके 5 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले भेद, दूसरा है उसका लिंग बताएंगे कि कौन से लिंग का है, वचन बताएंगे, कारक और वाक्य से उनका संबंध बताएंगे। यानी भेद कौन सा है कि जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या भाव है, द्रव्यवाचक है या समूहवाचक है, कौन सी संज्ञा है, सबसे पहले तो आप वो बताएंगे। फिर आप उसका लिंग बताएंगे, फिर उसका वचन, और फिर कौन सा उसमें कारक है, और अन्य पदों के साथ क्रिया का संबंध बताएंगे। क्रिया या अन्य पदों के साथ उसका संबंध। एक उदाहरण दिया गया है बच्चों, रमा बाजार जाती है। यानी यहाँ पे रमा बाजार जाती है, केवल रमा और बाजार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है रमा, क्योंकि नाम है तो व्यक्तिवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और करता है क्योंकि काम कर रही है तो करता है, नाम करता ही होगा, नाम भी करता होगा, नाम भी करता होगा, नाम की जगह यानी संज्ञा की जगह सर्वनाम होगा वो भी करता होगा। कर्ता कारक है, और जाति है जो है वो क्रिया की करता है, जाति है, जाति है। क्रिया की कर्ता कौन है? रमा, रमा ही तो जाति है, तो इसलिए वो क्रिया की कर्ता, क्योंकि रमा बाजार जाती है, जाती है कौन? रमा, तो क्रिया का कर्ता कौन हुई? रमा हुई। तो बाजार जातिवाचक है, बाजार भी बाजार जातिवाचक हुआ क्योंकि इससे उसकी जाति पता लग रही है। पुल्लिंग है क्योंकि बाजार है तो पुल्लिंग का बोध, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, पुल्लिंग है। एक वचन है
देखो बाजार एक वचन में आएगा और दुकानें बहुवचन में आ जाएंगी। तो अगर पूरे कई दुकानें जहाँ बहुत दुकानें होती है उसको क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं, बट वो वचन एक होगा। कारक कौन सा हुआ, कर्म हुआ। बाजार को जाती है, कर्म को, कर्म की पहचान को होती है ना। क्रिया का, अच्छा जाती है क्या है, क्रिया का कर्म है, जाती है क्रिया का कर्म, यानी बाजार को जाती है, यानी जो क्रिया है वो उसका कर्म क्या है, बाजार है। ऐसे सर्वनाम का भेद है बेटा, उसमें भी आप भेद, लिंग, वचन, कारक, संबंध सभी के बारे में उसका परिचय देंगे, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ऐसे ही विशेषण में हैं, उनके भी सारे आपको इन्होंने 7 पॉइंट दिए हैं, जो जो पूछा गया है उसके बारे में आप इसमें आप अवस्था भी बताएंगे विशेषण में, और परविशेषण विशेष्य भी बताएंगे। परविशेषण क्या होता है, जो मैंने आपको समझाया था कि जिसमें हम विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उसको क्या कहते हैं, परविशेषण। और विशेष्य कौन होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। संज्ञा के साथ संबंध बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे देखिए, क्रिया द्वारा, क्रिया के भी ऐसे इन्होंने 6 भेद, आप भेद बताएंगे कि कौन सी क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, नाम धातु है, पूर्वकालिक है, कौन सी क्रिया है। ऐसी काल बताना है फिर आपको बेटा क्रिया का, कि कौन से समय में क्रिया हो रही है। ऐसे वाच्य बताएंगे कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। फिर उसका लिंग बताएंगे, वचन, संबंध, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनका परिचय देंगे। जो भी सेंटेंस आपको बोलेगा उसको आपको अलग अलग करके एक एक का परिचय देना है। ऐसे ही क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाती है। तो उसमें आपके केवल दो पॉइंट होंगे, एक भेद और एक संबंध। भेद कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या रीतिवाचक है, और संबंध किस क्रिया के साथ संबंध, ठीक है। ऐसे आपका संबंध बोधक भी आ जाएगा बच्चों। उसमें भी आपके केवल 2 ही पॉइंट हैं, आपको भेद बताना है और संबंध बताना है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा इनको आप। समुच्चय बोधक अव्यय, उसमें भी आपके 2 पॉइंट्स हैं। क्रियावाचक तक आपके कई पॉइंट्स होंगे, लेकिन क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपका विस्मयादि बोधक में आपके 2 पॉइंट्स होंगे, जिसमें आपको भेद और संबंध ही बताना है, ठीक है। तो उसमें भी आप भेद बताएंगे। समुच्चय बोधक में मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। समुच्चय बोधक के भेद ही बताए हैं, क्रिया विशेषण के भेद भी बताए हैं, और आपको क्रिया के भेद भी बताए हैं, संबंध बोधक के भेद भी बताए हैं, और विस्मयादि बोधक भेद सब आप पीछे पढ़कर आ चुके हैं। तो इसी कारण से आपको समुच्चय बोधक के भी 2 ही पॉइंट हैं, आपके भेद और संबंध सेंटेंस के आपको बताने हैं। अब आप आगे आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट एंड लास्ट, विस्मयादि बोधक, यानी इसमें भी आपको विस्मयादि बोधक के भी हमने आपको भेद बताए थे। हर्ष, शौक, विस्मय आदि बताए थे आपको, तो वही आपको भेद बताना है, और साथ ही शब्द का मनोदशा विशेष के साथ संबंध बताना है। जैसे शाबाश तुमने प्रतियोगिता जीत ली है, अरे तुम्हें क्या हो गया। शाबाश में विस्मयादि अव्यय यानी हर्ष है, और अरे में विस्मयादि बोधक अव्यय यानी आश्चर्य, या जहाँ पे किसी बात को देखकर ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है। यहाँ पर इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा जो है भेद है। तो ऐसे ही बच्चों आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। और ये हमारे जो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, विस्मयादि, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अच्छे से आप इनके भेदों को जानेंगे, और उसके बाद आप जो भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा उसका पद परिचय आप बताएंगे। मैं कोई भी सेंटेंस आपके सामने रख सकती हूँ, आपको उसके पद परिचय के बारे में मुझे बताना होगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।